हेलो एंड वेलकम टू प्राइड द फ्यूचर एकेडमी। दोस्तों, मैं आप सभी का प्राइड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्राइड एकेडमी ने यूपीएससी ईपीएफओ इंटरव्यू के बैचेज लॉन्च कर दिए हैं। 5 अप्रैल से ये बैचेज चल रही हैं, है ना। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो भी बच्चे इसमें इनरोल्ड हैं बहुत अच्छे से इसका फ़ायदा उठा पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो बैच है इसका मोटो यही है कि आप अपने इंटरव्यू में बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत नॉलेजफुल लगो, है ना। और चीज़ें बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से चलें ताकि आपको बहुत कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। आप सही तरीके से सही चीज़ पढ़ पाओ ताकि आप अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओ। ठीक है, मैंने पिछले बैचेस में, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि इंटरव्यू में जो भी चीज़ें पढ़नी होती है ना, वो ऐसे नहीं कि आप पीटी के लिए पढ़ के जा रहे हो, मेंस के लिए पढ़ के जा रहे हो। उसका जो ज्ञान होना चाहिए या उसका जो एक तरीके से कनेक्शन और नेटवर्क होना चाहिए ना, ऐसा कि आप सारी चीज़ों से एसोसिएट कर पाओ। सपोज़ अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की बात करूँ मैं, तो अगर आपके अगल-बगल कोई फैक्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, जहाँ पे कोई ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, तो आप इस एक्ट को वहाँ पे एसोसिएट कर पाओ, है ना। कम से कम तार्किक बनो, सोच पाओ कि इस एक्ट का अप्लाई कैसे होता है, कैसे सारे कंप्लायंसेस या कैसे सारे एक्ट के जो भी प्रोविज़न्स हैं वहाँ पे लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और बड़े व्यवहारिक तौर पे पढ़ना है ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रश्न जो पूछे जाएँगे फैक्चुअल नहीं होंगे, बहुत तार्किक प्रश्न होंगे। आपकी सूझ-बूझ और आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी कि टॉपिक में आप कितने इन डेप्थ हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और एओईओ के लिए जो बैच है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए लॉन्च कर दिया गया है। मैं अगर फिर से समराइज़ करने की बात करूँ तो फिर आपको मैंने बताया था कि इसमें बहुत जो डिफरेंट इश्यूज चल रहे हैं, मुद्दे चल रहे हैं, डिफरेंट इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट जो चल रहा है, उसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े गंभीर तरीके से हम डिस्कस करेंगे। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगा हमारा। सारी चीज़ों को देखेंगे, क्या चीज़ें कैसे चलती हैं, इवन जो करंट टॉपिक्स है उसको बेसिक से एसोसिएट करेंगे, है ना। साथ में लेबर लॉज़ को देखेंगे। लेबर लॉज़ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो लेबर लॉज़ में जितने एक्ट हैं, जितने लॉज़ हैं, जितने प्रोविज़न्स हैं, आप कितने फ्रेंडली हो, आप कितने अच्छे से उसको समझ पाते हो, इम्प्लीमेंट कर पाते हो, ये चीज़ें यहाँ देखी जाएँगी। और इसलिए भी क्योंकि ना बहुत समय आपको मिला है। पैनल मेंबर ये भी देखेगा कि लगभग आपको काफ़ी टाइम मिला है ना? 4 टू 5 टू 6 मंथ्स ऐसा आपको मिला है। तो ऐसे में आप कितने इन डेप्थ हो, आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझ पाए हो, ये आपका टेस्ट किया जाएगा। तो वो आपसे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे प्रश्न पूछने में, व्यवहारिक तौर पे आपसे बड़े अच्छे प्रश्न पूछे जाएँगे, है ना? करंट अफेयर्स को देखेंगे, करंट अफेयर्स बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आप कितने डायनामिक हो, आप कितने अच्छे से सोच पाते हो, वर्तमान घटनाओं के बारे में आप कितने अपडेटेड हो, ये भी आपका इसमें चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है ना? नो डाउट ईपीएफओ के बारे में पढ़ेंगे। ईपीएफओ में आप काम करने वाले हो, ईपीएफओ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना? तो इसके बारे में देखेंगे, एक-एक छोटी-छोटी डिटेल्स इस क्लास में, इस बैच में हम लोग देखने वाले हैं। 5 अप्रैल 2024 से ये बैच स्टार्ट हो चुकी है, आपको जाके एनरोल कर देना है ताकि आप जितने सेवाएँ आपको मिल रही हैं, सबका आप लाभ उठा पाओ और अपने प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर पाओ, है ना? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई है। मैंने ये भी कहा बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट है, ऊपर से अगर आप जो कोड है प्राइड 01 यूज़ करते हो तो यहाँ पे एडिशनली ₹2000 का आपको ऑलरेडी ऑफ मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात करिए, है ना? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले ये है क्या? अगर आप देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करते हैं, फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना? मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। पेड लेक्चर में सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी। सब कुछ बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ और आप जाके वहाँ देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। अब जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, है ना? तो इंडस्ट्री कैसे स्मूथ रन करे, इंडस्ट्री कैसे उसमें पीस बना रहे, हार्मनी बना रहे, शांति और सद्भाव बना रहे इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, एस्टेब्लिशमेंट में, इसकी चिंता सरकार करती है ना? इसकी चिंता सरकार करती है। क्योंकि अगर फैक्ट्री में, अगर एस्टेब्लिशमेंट में अगर अशांति होगा, है ना, हार्मनी नहीं होगा, तो फैक्ट्री बहुत अच्छे से रन नहीं कर पाएगी, है ना? बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज़ होंगे, बहुत सारे डिस्प्यूट अराइज़ होंगे, है ना? तो ऐसे में फैक्ट्री जब रन नहीं कर पाएगी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी, बहुत लो इनकम जनरेट होगा, ठीक है? तो इससे हमारे जीडीपी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए। एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर के बीच में बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए, तभी जाकर के एक पीसफुल एनवायरनमेंट किसी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में एस्टैब्लिश किया जा सकता है। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 1947 में एक्ट लाया गया, है ना? जिसमें ये कहा गया कि जो एम्प्लॉयी है या जो एम्प्लॉयर है, इनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित किए जाएँ, है ना? इनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, या डिस्प्यूट हो तो अच्छे से सेटल हो जाए। सारी चीज़ें पहले से लिख दी गई, सारे प्रोविज़न्स बना दिए गए कि अगर आप स्ट्राइक करोगे तो आपके क्या प्रोविज़न्स होंगे, घेराव कर रहे हो तो वो कैसा है ना? या फिर अगर पिकेटिंग कर रहे हो, धरना दे रहे हो तो उसमें क्या प्रोविज़न्स हैं, उसको कैसे कर सकते हो? ये सारी चीज़ों को इसमें बहुत अच्छे से इंक्लूड किया गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप?
वो और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ले ऑफ कर रहे हो आप तो उसके क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, लॉकआउट के क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, रिट्रेचमेंट कर रहे हो तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, सारी चीज़ों की इसमें बात की गई, ताकि किसी प्रकार से डाउटफुल ना रहे कोई एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर, है ना? उसको प्रॉपर रूप में उसका अधिकार मिले और सुनियोजित तरीके से शांति और सद्भाव की दृष्टि से सही तरीके से जो इंडस्ट्री है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो रन कर पाए और प्रोडक्टिविटी बढ़े और लोगों के जीवन में शांति आए और अपना जीवन ठीक से यापन हो पाए और देश का भी नो डाउट अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आए और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये मोटिव है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लाने का, है ना? ताकि अच्छे संबंध स्थापित हो, पीस स्थापित हो इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में और हार्मनी आए, यानी सद्भाव आए। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो अगर पूछा जाए तो एग्जैक्टली ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर देना है। मैंने आपको बताया है, मैंने प्रॉमिस किया है कि इस बैच में सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। सारे एक्ट पे बहुत अच्छे से मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को देखेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट को देखेंगे, है ना? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट को देखेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सारे कोड, चारों कोड्स को बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। इवन ये अब तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया है, इसके रीज़न क्या-क्या है, इसके फैक्टर्स कौन-कौन से चैलेंजेस हैं, कौन-कौन सी बाधाएँ आ रही हैं, जिसकी वजह से अभी सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, या इससे बहुत बेनिफिट क्या होने वाला है लेबर्स को या वर्कर्स को, एम्प्लॉइज़ की लाइफ में क्या कुछ परिवर्तन आने वाले हैं, फैक्ट्रीज रन कैसे करेगी, सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस बैच में। एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट के बारे में देखेंगे, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के बारे में अच्छे से देखेंगे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नो डाउट बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसको करना ही है ना? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के बारे में देखेंगे, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, वेजेस एंड लेबर लॉज, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिनोमिनेशन एक्ट के बारे में देखेंगे, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटीज़, चारों अच्छे से देखना है, मैंने आपको बताया है। कोड ऑन वेजेस, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉज, फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशंस एंड एबोलिशन एक्ट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड के बारे में बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके बैच में चलेंगी, बहुत ही अच्छे से एक एक एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, एसोसिएट करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में कैसे अच्छे संबंध बने रहे, अच्छे रिलेशन कैसे हो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के बीच में, है ना? जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉइज़ के बीच में कैसे अच्छे संबंध हो, इसकी चिंता सरकार करती है और डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स लेके आती है, ताकि कोई इस्टेब्लिशमेंट या कोई इंडस्ट्री हो ठीक से क्या करे, रन कर पाए और प्रॉफिट हो लोगों का, है ना? सबकी सिक्योर लाइफ हो, सिक्योर जॉब हो, सिक्योर अपॉर्चुनिटी हो, सबको इक्वल मौका मिले, समानता आए, है ना? किसी प्रकार का किसी के साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो, शोषण ना हो। तो इस इन सब चीज़ों के लिए एक्ट्स लेके आई जाती है सरकार के द्वारा, ताकि बेहतरी आए वर्कर्स की लाइफ में। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे सर आप रिलेशन की बात तो कर रहे हो, तो जहाँ रिलेशन अच्छे होते हैं वहाँ डिस्प्यूट के चांसेस भी होते हैं। भाई अगर घर परिवार की बात कर लो, आपके घर में बहुत अच्छे संबंध हैं, तो जहाँ अच्छा संबंध होता है, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट भी अराइज़ होता है। ये बहुत स्वाभाविक बात है। और जहाँ संबंध नहीं होते वहाँ डिस्प्यूट की बात नहीं होती है। तो जब हम अच्छे संबंध की बात करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, तो ज़ाहिर-सी बात है डिस्प्यूट की भी बात करेंगे, है ना? अगर आप अगर आप कहीं फैक्ट्री में काम करते हो या फिर कहीं एस्टैब्लिशमेंट में काम करते हो, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है, हो सकता है कि आपके जो सीनियर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, आपके बीच में और उसके बीच में कुछ लफड़ा हो जाए, कुछ डिस्प्यूट हो जाए। इसके चांसेस, क्योंकि अच्छे रिलेशन है तो अच्छे डिस्प्यूट भी होंगे। तो हम तो रिलेशन तो बना रहे हैं, लेकिन डिस्प्यूट्स के बारे में भी सरकार ने चिंता किया 1947 में और इसीलिए डिस्प्यूट्स आया, है ना? तो सर डिस्प्यूट्स क्या होता है? कैसे कितने प्रकार के डिस्प्यूट्स होते हैं? डिस्प्यूट से क्या निकल के आता है ना? तो डिस्प्यूट के बहुत सारे आउटकम हैं। जैसे पहला है घेराव, दूसरा है स्ट्राइक, तीसरा है पिकेटिंग, धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन हो जाएगा, हड़ताल हो जाएगा, घेराव हो जाएगा, ये इसके कुछ आउटकम है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ऐसा वर्कर है ना? बहुत सारे वर्कर हैं, जो कंपनी का मालिक है, ऑनर है, उसने कुछ बहुत गलत काम किया, आर्बिट्रेरी एक्शन लिया, जिसकी वजह से जो सारे वर्कर्स हैं बहुत प्रभावित हुए, बैडली प्रभावित हुए। अब ऐसे में क्या हो सकता है कि वो क्या करेंगे, घेराव कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, धरना प्रदर्शन कर देंगे, ये इसके आउटकम हो सकते हैं। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसी के लिए इसी के सारे प्रोविजंस इसमें डिस्कस किया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में नो डाउट सबका संबंध, जैसे एम्प्लॉइज एम्प्लॉय का संबंध होता है। अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट है, या जो भी, अगर कोई एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, तो इसका संबंध देखा जाता है। जैसे एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज के बीच में कैसा संबंध है ना? कर्मचारी और कर्मचारियों के बीच का संबंध की बात करता है ये रिलेशन, गुड रिलेशन। रिलेशन का मतलब केवल ये नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में, नहीं, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज के बीच में भी अच्छे संबंध होने चाहिए, तभी सब कुछ हार्मनी बन सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बीच में, मतलब ये सब कुछ एक दूसरे से एसोसिएटेड है। सरकार का रिलेशन होना चाहिए अच्छे से, एम्प्लॉइज से, एम्प्लॉयर से भी होना चाहिए। सरकार का ट्रेड यूनियन से भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ट्रेड यूनियन का अच्छा रिलेशन एम्प्लॉयर से होना चाहिए, एम्प्लॉइज से होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं ना, एक दूसरे से सब कुछ एसोसिएटेड है। तो कहने का मतलब है सब कुछ एक दूसरे से लिंक है।
रिलेशन में सबकी चिंता करनी है, सबकी बात करनी है, तभी यहाँ पे शांति और सद्भाव बन सकता है। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हो, बड़े बेहतरीन तरीके से इसको डिस्कस किया गया है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे अगर कहीं डिस्प्यूट अराइज हो गया, किसी स्टैब्लिशमेंट में डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो उसकी कुछ आउटकम्स होते हैं। जैसे अगर बात करिए, पहला आउटकम क्या होता है? स्ट्राइक। अब भाई साहब स्ट्राइक, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा हड़ताल, हड़ताल बहुत से फैक्ट्री में एस्टैब्लिश में हड़ताल शुरू हो जाता है। और हड़ताल सर क्या होता है? हड़ताल एक्चुअली क्या होता है? ये डिफरेंट प्रकार का है, जिससे कि इकोनॉमिक लॉस हो जाए। हड़ताल मतलब अपने अपनी बातों को रखने के लिए किसी एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री में इकोनॉमिक लॉस करा देना, ये एक हड़ताल है, अपनी बातों को रखने के लिए। जैसे मान लीजिए पेन डाउन स्ट्राइक। पेन डाउन स्ट्राइक में क्या होता है कि नॉर्मली जो वर्कर है वो ऑफिस जाता है या अपने फैक्ट्री में जाता है, लेकिन वो काम नहीं करता है, ठीक है, शांति से चुपचाप पड़ा रहता है, ये भी एक स्ट्राइक है ना। स्लो डाउन स्ट्राइक, मान लीजिए अगर कोई वर्कर है, काम कर रहा है फैक्ट्री में, बहुत धीमी गति से काम कर रहा है, जिस वर्क को 2 घंटे में कंप्लीट कर देना चाहिए उस वर्क को 5 घंटे में कर रहा है कंप्लीट, इट मीन्स ये स्ट्राइक, ये भी एक स्ट्राइक है ना, स्लो डाउन स्ट्राइक। तो ऐसे में ऑनर पे दबाव बनाया जाता है, जो मालिक है फैक्ट्री का या जो एम्प्लॉयर, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप मेरी बात मानो, आपने जो एक्शन लिया है उससे हम लोग असहमत हैं और इसीलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सिलेशन होता है दोनों के बीच में, या दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है उसका कॉन्सिलेशन होता है, और इसका कुछ आउटकम निकल के आता है और जिसकी फिर सही तरीके से रन कर पाती है। समझ रहे मेरी बात आप? तो स्ट्राइक मतलब जहाँ पे इकोनॉमिक लॉस आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। पेन, जैसे मान लीजिए पेन डाउन स्ट्राइक हो गया, स्लो डाउन स्ट्राइक हो गया, है ना। और उसके बाद टूल्स, जो टूल्स का यूज होता है बहुत हार्डशिप में यूज हो, मतलब मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई मशीन का यूज कर रहा है, बहुत ही मतलब गलत तरीके से यूज कर रहा है, या कोई मान लीजिए हथौड़ा है, हथौड़ा अगर किसी चीज पे मारना है, बहुत तेजी से हथौड़ा मार रहा है, या जो कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं किसी फैक्ट्री में बनाने के लिए, तो उसको आराम से धीरे से नहीं रख रहा है जमीन पे, उसको पटक कर रख रहा है, वो ये पकड़ो अपना टूल्स, मतलब बहुत हार्डली यूज किया जा रहा है चीजों को। तो ऐसे टूल्स ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, उनकी क्वालिटी खराब हो सकती है। तो ऐसे भी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें स्ट्राइक में आती है, धरना में आता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? सॉरी, हड़ताल में आता है। स्ट्राइक क्या? हड़ताल में आता है। अब जिस धरना प्रदर्शन की बात करें, जैसे पिकेटिंग की बात कर लीजिए, है ना, पिकेटिंग की बात कर लीजिए। तो पिकेटिंग में क्या होता है कि जो पीपल्स है ना, पीपल्स हैं, वो क्या करेंगे, जो लोग हैं, पीपल सॉरी नहीं, यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स क्या करेंगे, मान लीजिए फैक्ट्री ने कुछ गलत निर्णय लिया, ऑनर ने कुछ गलत निर्णय लिया। पहले मैंने बताया कि कुछ नहीं, सिंपली वो ऑफिस जाएंगे, जॉब पे जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे, है ना, अस्थिर रहेंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, या फिर उनसे असहमत हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे ऑनर से। ये सब कुछ हड़ताल में आता है, ठीक है। सिंपली सब कुछ काम करेंगे, सिंपली वहां रहेंगे, बट वो काम नहीं करेंगे उस रेट से। मेरी बात समझ, उसको क्या बोलते हैं? हड़ताल बोलते हैं। धरना प्रदर्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई वर्कर्स है ना, वो स्टैब्लिशमेंट में जा रहा है, वो फैक्ट्री में जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ निर्णय लिया गया ऑनर्स के द्वारा, तो वो क्या करें, सब लोग इकट्ठा होकर के, मतलब जितने वर्कर्स हैं वो इकट्ठा होकर के क्या करते हैं, ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट के जो मेन गेट है वहां पे चले आते हैं। मेन गेट पे आकर के क्या करते हैं, वहां पे, वहां जमीन पे बैठ जाते हैं या खड़े होते हैं, और वहां पे अपनी मांगों को पूरा करने लगते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, है ना। तो उसको धरना प्रदर्शन बोलते हैं, कि ऑफिस के मेन गेट पे वो चले गए और वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, है ना। पीपल्स एक साथ आए और जो मेन गेट है उसके आउटसाइड आया, जहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क हुए, एग्जैक्टली मैंने बताया, एस्टैब्लिशमेंट के बाहर या फैक्ट्री के बाहर अपना धरना देना शुरू कर दिए, तो वो धरना कहलाता है, ठीक है। अगर आप घेराव की बात कर दिए, तो घेराव एक्चुअली इलीगल है ना। घेराव इलीगल इसलिए भी है क्योंकि घेराव में ना जान माल का खतरा होता है। इसलिए कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप रोक रहे हो, है ना, अगर कहीं जाने से रोक रहे हो, तो इट मीन्स कि वहां पे चांस ऑफ वायलेंस होता है ना। तो सो हियर इज अ चांस ऑफ वायलेंस, सो दिस इज वाई ये क्या है, इलीगल है, इलीगल है ना। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ वायलेंस होता है, जिसकी वजह से इलीगल होता है। अब मान लीजिए कोई ऑनर है, ऑनर को बहुत सारे वर्कर्स ने घेर लिया, तो अब कोई गाली गलौज कर सकता है, कोई पत्थरबाजी कर सकता है उसके ऊपर, या हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए वो जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने घेर लिया उसको, तो ये इलीगल है, ये ठीक बात नहीं है। तो इसीलिए घेराव को इलीगल श्रेणी में रखा गया है। तो ये आपको बात समझ में आई? स्ट्राइक में, पिकेटिंग में और घेराव में क्या अंतर होते हैं? स्ट्राइक में बताया सिंपली वो ऑफिस जाता है, सिंपली वो अपने काम पे जाएगा, स्टैब्लिशमेंट जाएगा, ठीक है, अपने काम पे जाएगा वर्कर्स, लेकिन सिंपली वहाँ काम नहीं करेगा वो, स्लो स्लो रेट हो जाएगा, टूल्स को बहुत हार्ड हार्ड तरीके से यूज़ करेगा, और पिन डाउन स्ट्राइक, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। या बातों को ना मानना, अवहेलना करना, अगर कोई एम्प्लॉयर कह रहा है कि तुम ये काम करो, नहीं हम नहीं करेंगे, है ना, तो ये सब कुछ क्या है, हड़ताल में आता है। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसीलिए डिस्प्यूट्स अगर जहाँ जहाँ होगा ना, ये प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, और ये अगर प्रॉब्लम अराइज होंगे, तो क्या आप बताइए, किसी फैक्ट्री में क्या शांति बनी रह सकती है? किसी फैक्ट्री के बीच में क्या सद्भाव रह सकता है? तो ये फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में सही से रन ही नहीं करेगा फिर।
फिर तो इसका आउटकम प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी, इसका इनकम ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से न केवल वर्कर्स मजदूरों पे बल्कि सरकार पे भी और देश पे भी प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे आपको पढ़ना है, एसोसिएट करिए चीज़ों को, है ना? एसोसिएशन होना चाहिए, क्योंकि एक्ट ऐसे नहीं आ गया कि मतलब ठीक है मन कर दिया, इसका कुछ ना कुछ ताल्लुकात है ना? इसके कुछ ना कुछ रिलेशन है ना? तो ऐसे आपको पढ़ना है, समझना है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये तो रहा कि चलिए एम्प्लॉइज़ के हाथ में, मज़दूर के हाथ में, वर्कर के हाथ में, कर्मचारी के हाथ में कि वो क्या कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, पिकेटिंग कर सकता है, घेराव कर सकता है। लेकिन आप ये सोचिए विद्रोह तो जो एम्प्लॉयर है वो भी कर सकता है। अगर मान लीजिए गुटबंदी हो गया, कोई एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ गुटबाजी हो रही है, वहाँ जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं आपस में गुटबाजी कर रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं बट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में एम्प्लॉयर के हाथ में भी कुछ ना कुछ होता है। एम्प्लॉयर क्या करता है, लॉकआउट कर देता है। सर लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट का मतलब सिंपली क्या होता है, सिंपली क्या होता है कि वो कुछ समय के लिए टेम्पररी क्लोज कर देगा, कुछ समय के लिए अपने एस्टैब्लिशमेंट को, फैक्ट्री को क्या करेगा, बंद कर देगा, बंद कर देगा कि भैया ऐसा है कि बंद करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉकआउट बोलते हैं। सिंपली क्या बोलेगा, वो क्या करेगा, ताला लगा देगा बाहर से। तो ऐसे में क्या होगा, जो वर्कर हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो उनको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, ये इनका एक तरीका होता है, टूल्स होता है जिससे कि कंट्रोल में रखा जाए वर्कर्स को भी। तो इसको लॉकआउट बोलते हैं। और ये किसके हैंड में होता है, हाथ में होता है, एम्प्लॉयर के हाथ में होता है, याद रखेंगे। तो सस्पेंशन ऑफ वर्क, कुछ समय के लिए सस्पेंड वर्क को सस्पेंड कर दिया जाता है कि भैया आप लोग ऑफिस ना आओ, अभी ऑफिस बंद है। तो यहाँ तक, सॉरी, इस्टेब्लिशमेंट में बताओ, फैक्ट्री बताओ, इंडस्ट्री बताओ, क्योंकि कुछ टाइम के लिए बंद है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये लॉकआउट में आती हैं, और ये एम्प्लॉयर साइड की। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई है? तो इनके भी हैंड में, हाथ में कुछ ना कुछ होता ही है। तो ये मैंने आपको बता दिया, डिस्प्यूट अराइज होता है, डिस्प्यूट अराइज के बहुत सारे आउटकम होते हैं। और जो इस एक्ट का सबसे अच्छा मोटिव है कि एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर के बीच में अच्छे संबंध हो, एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छे संबंध हो, इवन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में भी अच्छे संबंध हो। ये इसका मेन मोटिव है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अपनी बात कर रहा हो, ठीक है? होता भी है फैक्ट्री में, अपनी बात करता है, अपनी बात करता है। ये भी सोचता है कि मेरी बात मानो, वो कहता है मेरी बात मानो, दोनों में डिस्प्यूट, है ना? है ना? डूइंग इट माई वे, डूइंग इट माई वे, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, और इसी वजह से डिस्प्यूट होते हैं। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि आप मेरी बात मानो, आप मेरी बात मानो, आप मेरी बात मानो। तो इसीलिए इस एक्ट की आवश्यकता पड़ी, इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, ताकि शांति और सद्भाव बना रहे, है ना? एक पीस कल्चर डेवलप हो पाए, है ना? कैसा पीस कल्चर हो पाए, जो फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या हो, पीस कल्चर हो। पीस कल्चर एस्टैब्लिशमेंट में, फैक्ट्री में डेवलप हो जाए, ये इसका मोटिव है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है ना? पीस और प्रॉस्पेरिटी आए। तो इसका और ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, सेफ गार्ड द वर्कर्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। जो मजदूर है ना, एक्सप्लॉइटेशन से बच सकें। ऐसा नहीं कि जो मालिक है उनका एक्सप्लॉइटेशन करे, नहीं कर पाएगा कि बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सेफ गार्ड द वर्कर्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण से बचाता है, जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके उनको उनका शोषण न हो पाए, सेफ गार्ड करता है उनको, है ना? अच्छे संबंध स्थापित करता है, अच्छे संबंध स्थापित करता है किनके, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में अच्छे संबंध की बात करता है, मैंने आपको बता दिया है ना? और क्या करता है, वर्कर्स के डिमांड को, मतलब मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री का ऑनर है, गलत निर्णय ले लिया, तो उनको डिमांड को माने, कौन, मालिक माने, इसके लिए बहुत सारे वेपन्स दिए गए हैं, जैसे स्ट्राइक, स्ट्राइक इनके लिए वेपन्स है ना? और उसके बाद क्या है, आप कह सकते हो कि स्ट्राइक के बाद आपका पिकेटिंग भी एक उनके पास ऑप्शन होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयर हैं उनको अपनी बात मनाने की बात करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी वो अपनी बात समझाने की बात करते हैं कि हमारी बात मानो और चलो एक अच्छा निर्णय लेते हैं दोनों बैठ के। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो एक्ट है ना, ये भी बताता है कि भैया जो इलीगल इलीगल स्ट्राइक करोगे ना, वो बर्दाश्त नहीं होगा। इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट बर्दाश्त नहीं होगा। आप लीगल तरीके से करो, स्ट्राइक कर रहे हो ना, आप जो है अच्छे से करो, मतलब लीगली करो। उसे किसी का अहित नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को मार रहे हो, किसी को पीट रहे हो, पत्थरबाजी कर रहे हो, या फिर आप कुछ टूल्स ही तोड़ दिए, मशीन ही तोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको स्ट्राइक करना है तो लीगली करिए, इलीगली मत करिए, है ना? लॉकआउट भी करना है तो लीगली करिए। तो ये एक्ट ये भी बताता है कि भैया लीगल करो, इलीगल मत करो, है ना? और क्या करता है ये, वो जो वर्क्समैन है उनको भी करता है कि भैया आप और रिट्रेचमेंट कैसे कर सकते हो, उनको बेनिफिट करता है, उनको भी तरीका। मान लीजिए कि अगर फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत परेशान कर रहा है सबको, है ना? कोई वर्कर ही परेशान कर रहा है सबको, तो इनके हाथ में भी, वर्कर्स को भी फैसिलिटेट करता है कि आपके हाथ में बहुत सारे टूल्स हैं, जिसकी वजह से आप कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हो, और ये जो मनहूस टाइप का व्यक्ति दिख रहा है इसको आप बाहर कर सकते हो रिट्रेचमेंट के माध्यम से, या
दूसरे माध्यम से। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? ले ऑफ करके या रिट्रेसमेंट करके आप सबको समझा सकते हो। तो दोनों के हाथ में नो डाउट टूल्स दिए गए हैं ताकि एक दूसरे को कंट्रोल करते रहें। तो ये भी एग्जैक्टली लाइक इट्स लाइक अ चेक एंड बैलेंस। ठीक है, ये भी एक चेक एंड बैलेंस में ही काम करता है। जैसे पॉलिटी में अगर बात करिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी में चेक्स एंड बैलेंस होता है, एग्जैक्टली ये एक्ट भी ऐसे में कुछ काम कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं। अब जैसे आप बात करिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है, अगर कोई फैक्ट्री है या कोई मजदूर है, तो उस मजदूर का काम किससे है? वो केंद्र सरकार के अधीन वाली फैक्ट्री में काम करता है या राज्य सरकार के अधीन वाली फैक्ट्री में काम करता है, या उसका जो काम है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है या केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलते हैं। वो होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अवार्ड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा डिस्प्यूट्स हो गया आपके बीच में और आपको कुछ डिग्री मिल गई, तो उसको अवार्ड बोलते हैं ना, कुछ ऐसा कुछ हो गया, अवार्ड बोलते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? स्ट्राइक के बारे में बड़े अच्छे से हमने डिस्कस कर दिया। सो स्ट्राइक मीन्स सेसेशन ऑफ वर्क, है ना? जो वर्क है वो कुछ टाइम के लिए सेशन कर दिया जाता है बाय द पर्सन, आर ग्रुप ऑफ अ पर्सन जो इंडस्ट्री में होते हैं, और ये क्या करते हैं, रिफ्यूज़ल करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं काम करने के लिए, या फिर स्लो रेट से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं? हम स्ट्राइक बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? स्ट्राइक होता है। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 2Q के अंतर्गत आता है ना? ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इतना फैक्चुअल होने की ज़रूरत नहीं है। मेन थीम को आपको समझना है, वो मैंने आपको समझा दिया। तो स्ट्राइक के कई सारे रूप होते हैं, कई सारे चीज़ें होती हैं, बहुत प्रकार की स्ट्राइक होती है। जैसे हंगर स्ट्राइक होता है। ठीक है, अपनी बात मनाने के लिए वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लद्दाख की बात करें, लद्दाख तो फैक्ट्री स्टेबिलिटी, लेकिन वो भी एक प्रकार का स्ट्राइक है। तो अब आप देखिए, हंगर स्ट्राइक हो गया, इकोनॉमिक स्ट्राइक हो गया, रिकॉग्निशन स्ट्राइक हो गया, सिंपैथेटिक स्ट्राइक हो गया, वाइल्ड कैट स्ट्राइक हो गया, सिट डाउन स्ट्राइक एंड गो स्लो स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक भी होता है। तो ये सारे इसके प्रकार हो गए। इतने प्रकार से स्ट्राइक वो लोग कर सकते हैं, है ना? और स्ट्राइक करना एक लीगल राइट है, आपको बात याद रखना है। स्ट्राइक इज लाइक ए लीगल राइट, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक लीगल राइट है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये घेराव, घेराव मैंने आपको समझाया कि घेराव की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर कोई इम्प्लॉइज, बहुत सारे इम्प्लॉइज अगर किसी वर्कर को सॉरी एम्प्लॉयर को घेर लेते हैं बीच रास्ते पे कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तुमने गलत निर्णय लिया है, और जाकर के बीच रास्ते पे अगर घेर लें, है ना, घेर लें, तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? घेराव कहते हैं। और ये इलीगल है क्योंकि इसमें चांस ऑफ वायलेंस होता है ना? मतलब हिंसा होने का डर होता है, हिंसा होने की खतरा होता है। तो ऐसे में इसको घेराव बोलते हैं। ठीक है, ये इलीगल है, ये अलाउ नहीं है। लॉकआउट की बात करें तो लॉकआउट में मैंने आपको बताया कि टेम्पररी क्लोज कर दिया जाता है। जो भी इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसमें काम जो हो रहा है, तो वर्कर्स ने ऐसा कुछ काम किया, वर्कर्स में गुटबाजी हो रही है, वर्कर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो मालिक ने क्या किया, सिंपली कुछ टाइम के लिए फैक्ट्री को ही बंद कर दिया। भैया जाओ, मैंने बंद कर दिया। अब ऐसे देखिए, इनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, फिर ये बाहर खड़े हो जाएंगे कि भैया हम कहाँ करें, क्या करें, हमारे घर में दाल नहीं है, चावल नहीं है, नमक नहीं है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, या बीवी बीमार है, बच्चे बीमार है, पैसे चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि इन पे कंट्रोल, दबाव बनाया जाता है। लेकिन इसका भी अपना नियम है। लॉकआउट भी आप बहुत समय के लिए नहीं कर सकते हो भैया, ये गलत बात है। ठीक है, इसके लिए प्रोविजन किया गया है। आगे देखते हैं। ये सारे हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, कर भी रहे हैं अपने बैचेज में, और बिल्कुल जाकर के इस बैच को इनरोल कर लेना है। प्रिपरेशन आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। नो डाउट, जो वैक्यूम क्रिएट होना है, इस वैक्यूम को फुलफिल करना है बहुत मेहनत से आपको, क्योंकि वो ये देखेंगे कि भैया आपने किया क्या है। अगर आपको 5-6 महीने मिले इंटरव्यू के लिए, तो आपने आपकी किस हद तक प्रिपरेशन हुआ है। और नो डाउट वो तो बहुत नॉलेजफुल हैं, वो चीज़ें समझते हैं। आपसे प्रश्न भी बहुत अच्छे पूछे जाएंगे, व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसीलिए प्रिपरेशन अपनी बहुत तगड़ी रखनी है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग? तो प्रोसीजर ऑफ, है ना, स्ट्राइक एंड लॉकआउट। So no person employed in public utility services can go strike without giving the employer notice of strike. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, इसको समझ लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है भाई पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या होता है, इसके बारे में जरा मुझे बताओ, समझाओ क्या होता है। तो अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की अगर बात करें दोस्तों, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की बात करें, तो इसमें क्या होता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट, वो ऐसे सेक्टर होते हैं, वो ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जो जो पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनके बंद हो जाने से जो आम जनमानस है उनके जीवन यापन पे या उनके 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 दिनचर्या पे बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसी चीज़ों को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बोला जाता है। जैसे मान लीजिए रेलवे, अगर रेलवे कुछ टाइम के लिए बंद हो गया, तो अगर रेलवे की बात करिए, अगर रेलवे कुछ टाइम के लिए बंद हो गया तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, बहुत गंदा और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए मेडिकल्स बंद हो जाए, तो
हॉस्पिटल्स या मेडिकल्स बंद हो जाए तो बहुत गलत प्रभाव पड़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर कुछ टाइम के लिए लोग धरने पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए, अगर बंद हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करिए, तो आप सोच रहे हैं स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी, बहुत भयावह हो जाएगी, है ना। सैनिटेशन अगर बंद हो गया तो, ड्रिंकिंग वाटर बंद हो गया तो सोचिए स्थिति कैसी हो जाएगी। सीवेज वगैरह बंद हो गया तो ये सब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं। जैसे मान लीजिए पोस्टल डिलीवरी बंद हो गया, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया, नेचुरल गैस, वाटर, वेस्ट डिस्पोजल, सीवेज ट्रीटमेंट, टेलीफोन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टीवी केबल, सैनिटेशन, एग्जैक्टली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेलवे कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें अगर बंद हो जाएंगी तो बड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में रखा गया है। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो होती है ना, अगर उसको समझ में आता है तो किसी भी स्टैब्लिशमेंट को, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी स्टैब्लिशमेंट को 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए क्या कर सकती है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में रख सकती है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। अब सर आप बता रहे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, इसकी मतलब है क्या, व्हाट इज दिस एक्चुअली, है क्या, ये काम क्या करता है, क्यों इसमें फैक्ट्री को रखने की आवश्यकता होती है 6 महीने के लिए। ये इसलिए होती है कि क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर इंडस्ट्री में डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, इंप्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, सो गाइस ऐसे में सरकार क्या करती है कि पहले से ही उस एस्टैब्लिशमेंट को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिस्ट में रख देती है, ताकि वहां किसी प्रकार का स्ट्राइक या डिस्प्यूट ना हो। क्योंकि अगर डिस्प्यूट अराइज होगा ना तो ऐसे में जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए 6 महीने के लिए उस फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट को क्या किया जाता है, पीयूएस में रख दिया जाता है, पीयूएस में रख दिया जाता है। और जैसे पीयूएस में रखते हैं ना तो उसमें स्ट्राइक करने का, लॉकआउट करने का जो प्रक्रिया होता है बहुत जटिल हो जाता है, बहुत जटिल हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए स्ट्राइक करना है, वर्कर्स को स्ट्राइक करना है, तो वर्कर को स्ट्राइक ऐसे नहीं कर सकता, इलीगल हो जाएगा फिर। अगर वर्कर को स्ट्राइक करना है, जो फैक्ट्री अगर यूटिलिटी सर्विस में काम कर रही है, तो उन सभी वर्कर्स को 6 वीक्स बिफोर, मतलब 6 वीक पहले क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को या उस मालिक को कि देखो भैया हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है, जो तुम निर्णय लिए हो, ये लोग नोटिस पकड़ो। 6 महीने पहले नोटिस दिया जाता है, 6 वीक्स पहले नोटिस दिया जाता है एम्प्लॉयर को। और उसके बाद जब नोटिस दे दिया जाता है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि 6 वीक तक कोई स्ट्राइक नहीं होगा, है ना। 6 वीक्स तक कोई भी स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद जैसे नोटिस दे दिया आपने, तो जो निर्णय लिए जाते हैं एम्प्लॉयर साइड के, अब आप देखेंगे फिर उसमें मतलब 14 दिन का, 14 डेज का जैसे ये टाइम खत्म होता है, तो फिर उसके बाद 14 दिन का मतलब 2 हफ्ते का फिर से आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। और जैसे निर्णय आ जाएगा इन 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 इस पीरियड में, 14 दिन के अंतराल में जैसे निर्णय आ जाएगा, उस निर्णय के 7 दिन तक, 7 डेज तक फिर से आप कोई भी स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं करोगे। इसके बाद आपको परमिशन दिया जाएगा, अब आप लॉकआउट या कुछ कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है, कितनी जटिल प्रक्रिया हो गई। अब आपको परमिशन मांगना पड़ेगा, है ना। और ये इसीलिए है क्योंकि जो जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है ना, वो किसी प्रकार से प्रॉब्लम में ना आए, हार्मफुल ना हो। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेलवे हो गया, बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है ना। अब फॉर एग्जांपल जैसे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण जब हुआ था, तो विमुद्रीकरण में ना नोट सारे बैंकों में वापस ले लिए गए थे, 1500 के नोट। तो जब वापस ले लिए गए तो अब शॉर्टेज पड़ गया, शॉर्टेज ऑफ मनी, शॉर्टेज ऑफ नोट्स पड़ गए थे पूरे मार्केट में। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया, नोटों की छपाई स्टार्ट कर दी। तो जब नोटों की छपाई तो ऐसे नहीं बाहर हो सकता है ना, वो तो किसी स्टैब्लिशमेंट में ही होगा, किस स्टैब्लिशमेंट में होगा, किसी एजेंसी को काम दे दिया जाएगा। तो जिस भी एजेंसी में वो काम दिया गया कि आप नोट की छपाई करो, है ना, आप कुछ भी करो, तो उसमें क्या किया गया, उसको, उस एजेंसी को यूएस में पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में रख दिया गया बाय दी नोटिफिकेशन, है ना, बाय द गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन इशू किया बाय द इश्यूज ऑफ इशूइंग द नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट अपने गजट में। अब जिसकी वजह से उस सेक्टर को पीयूएस में रख दिया गया, और 6 वीक यानी उसके प्रावधान बहुत जटिल हो गए, आप ऐसे नहीं कर सकते। और 6 महीने तक आप इसको पीयूएस में रख सकते, इस्टेब्लिशमेंट रिन्यू करना है, फिर से बढ़ाना है, नो डाउट फिर बढ़ा सकते हो आप। तो क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई, क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की बात आपको समझ में आई मेरी, है ना। तो ऐसे आपको पढ़ना है, एसोसिएट करिए चीज़ों को। ठीक है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, और आप सब कुछ ये समझ चुके। तो अगर आपसे पूछा जाए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में, तो मुझे लग रहा है कि अब आप इसको बता ले जाओगे, हाँ। तो इसके लिए कुछ प्रावधान क्या किए गए, जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया कि अगर आपको स्ट्राइक करना है, मान लीजिए अगर आप कहीं काम करते हैं
तो अगर आपको स्ट्राइक करना है और जो इस्टेब्लिशमेंट है ना पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 वीक बिफोर आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस किसको, एम्प्लॉयर को आपको नोटिस देना या मालिक को आपको नोटिस देना। और मालिक कहेगा कि देखो भैया ये पकड़ो आप नोटिस, हम लोग स्ट्राइक करने वाले हैं और आप हमारी बात मानो, क्योंकि मैं आपकी बात से, आपके निर्णय से असहमत हूँ। अब जैसे जो वर्कर्स हैं इन्होंने नोटिस दे दिया 6 वीक्स पहले, है ना। फिर जब 6 महीने जब बीत जाते हैं तो एग्जैक्ट डेट है कि इस डेट से हम क्या है कि धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, है ना। तो जिस डेट से धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं ना, फिर वो क्या है, वो विचार करते हैं, इस समय में वो विचार करेंगे। मालिक जो होते हैं, जो उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े पदों पे होते हैं, जो मालिक होता है एस्टेब्लिशमेंट का, वो विचार करता है इस दौरान। फिर उसके बाद जब विचार करता है तो उसके बाद जो भी चीज़ें होती है ना, निर्णय जो लिए जाते हैं, निर्णय के बाद 14 डेज तक कोई किसी प्रकार का स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं होगा, आप शांत रहोगे। 14 डेज का भी ब्रेक होता है यहाँ पे, नो स्ट्राइक नो लॉकआउट, नो स्ट्राइक नो लॉकआउट, नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। अब जब निर्णय इसमें इस दौरान निर्णय लिए जाते हैं, अब जैसे निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय का मतलब जो भी निर्णय सुनाने के बाद, अनाउंस करने के बाद, जो सॉल्यूशन उसको अनाउंस करने के बाद फिर भी अगर वर्कर्स असहमत है तो 7 दिन तक, मतलब निर्णय के 7 दिन तक के बाद आप कर सकते हैं। 7 डेज फिर से आपको वेट करना पड़ेगा और फिर तब जा करके आप स्ट्राइक या लॉकआउट कर सकते हो। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये होता है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है ना, रिस्ट्रिक्शन, कुछ कुछ प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं ऑन दी स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ऑन द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। डायरेक्टली आप जाकर के स्ट्राइक नहीं कर सकते, है ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। आगे देखते हैं। अब ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ क्या होता है? तो ले ऑफ का मतलब ये होता है, ले ऑफ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई स्टैब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट में मान लीजिए किसी प्रकार के पावर की कमी हो गई, ऊर्जा की कमी हो गई, या कोल की कमी हो गई, या फिर जो रॉ मटेरियल आना था, जिसका प्रोसेसिंग होना था इस इंडस्ट्री में, वो बंद हो गया, वो नहीं आ रहा है अभी। तो ऐसे में क्या है कि ले ऑफ कर दिया जाता है ना। ले ऑफ मतलब कुछ समय के लिए उसको बंद कर दिया जाता है, या कुछ समय के लिए मजदूरों को घटा दिया जाता है, भाई आप थोड़ा कुछ टाइम के लिए मत आओ आप लोग, क्योंकि थोड़ी समस्या चल रही है, पैंडेमिक आ गया किसी प्रकार का, तो ऐसे में किया जाता है। तो means the failure and refusal to inability of the employer to give the employment due to the following reasons to the workman, those names appears on the muster rolls of his industrial establishment who has not been retrenched। समझ रहे हैं? मतलब इनएबिलिटी टू गिव द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्कर्स। अगर इस्टेब्लिशमेंट में किसी प्रकार का कैलामिटीज आ गया, या फिर कोई भारत में अगर कोई, सॉरी भारत में नहीं, मतलब अगर कहीं किसी कंट्री में अगर पैंडेमिक, ईश्वर न करे कभी पैंडेमिक आया, अगर ऐसी स्थिति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में समझिए कि वो मतलब इनएफिशिएंट हो जाता है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की। भैया हम 100 मजदूर पहले काम तो कर रहे थे, लेकिन अभी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो मजबूरी में हमें वर्कर्स को घटाने पड़ेंगे, और अब हम चाहते हैं कि 50 वर्कर ही काम करें, है ना, इनएफिशिएंट हो जाए। तो ऐसे में क्या किया जाता है, कुछ वर्कर्स के मस्टर रोल में नाम डाल दिया जाता है कि भैया आप लोग थोड़ा कुछ टाइम के लिए मत आओ, आप लोग चले जाओ, है ना, इस एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि हम नहीं दे पाएंगे आपको, अभी जॉब नहीं दे पाएंगे। तो आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। इन एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू गिव द एम्प्लॉयमेंट। और रीज़न क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बताया कि पैंडेमिक हो सकता है, किसी प्रकार का डिजास्टर आ सकता है, या एनर्जी सप्लाई या फिर पावर सप्लाई बंद हो जाए किसी एस्टेब्लिशमेंट में, या बहुत कम आए, ऐसे में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे शॉर्टेज ऑफ कोल, मैंने कहा ना, शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर या फिर रॉ मटेरियल का अभाव हो जाए, है ना, एक्मुलेशन ऑफ स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्मुलेट हो गया, मतलब मार्केट में मतलब जा ही नहीं पा रहा है, आपने जो प्रोडक्शन कर रहे हो, आप जो बना रहे हो, वो मार्केट में आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से बहुत प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा कर सकते हो। ब्रेक डाउन द मशीनरी, जो मशीन्स हैं वो क्या है, टूट गई हैं या काम करना बंद कर दी हैं। नेचुरल कैलामिटी, है ना, ये सब ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप क्या ले ऑफ कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की बात पता है क्या है, इंपॉर्टेंट की बात पता है क्या है, अपने मन से नहीं कर सकते हो आप। अगर आप एम्प्लॉयर हो, अपने मन से नहीं किया, आज तो मेरा मन किया, ठीक है, प्रॉफिट भी है, सब कुछ है, और ऐसे ही आप एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर दिए कि भैया तुमको मस्टर्ड रोल में हम डाल रहे हैं, तुम मत आओ कल से, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। इसके कुछ रीज़न है, इसके कुछ रीज़न है जो बहुत वैलिड रीज़न है, तभी आप ऐसा कर सकते हो।
और इससे क्या होगा कि अहित नहीं होगा किसी मजदूर के साथ, वो समझेगा बात की चलो ऐसी बात है। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ, इसीलिए लेड ऑफ के ये कुछ नियम और कुछ शर्तें बनाई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपके लिए, ठीक है। लेकिन ले ऑफ करने के बाद ना कुछ प्रॉब्लम अराइज होगा, नो डाउट बहुत अराइज होंगे। अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है समस्या होगी उसको, अगर उसको जॉब से आप हटा दिए कुछ टाइम के लिए तो। अब जैसे प्रॉब्लम क्या हो सकती है भैया कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, है ना, डिक्रीज द ट्रस्ट इन कंपनी, इसका भरोसा कंपनी में टूट जाएगा कि नहीं यार मैंने काम किया, अभी वो फैक्ट्री लॉस में है और मुझे निकाल रही है, तो जो ट्रस्ट है वो भी नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अल्टर्ड वर्ल्ड डायनेमिक्स मतलब ये है कि अभी एक काम छोड़ करके दूसरा तीसरा काम करना चाहेगा, जिसमें एक्सपर्ट के साथ वो काम ना मिले, दूसरा काम मिले तो कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। और लोअर्ड एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी, अब कंपनी में बहुत कम एक्सपेंस कर पाएगा वो, अगर कोई शेयर है तो शेयर भी नहीं कर पाएगा, या कंपनी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा वो, मेरी बात समझ रहे हैं। डिक्रीज द एम्प्लॉयज़ मोरल्स, जो मोरल्स है वो भी डाउन हो जाएगा कि भैया ये तो बहुत दुख की बात है। तो ये कुछ कारण होते हैं ना, और जाहिर सी बात है इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, आर्थिक समस्या भी इसको झेलनी पड़ सकती है, तो ये सब समस्याएं होती हैं। तो ये सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये भी इसमें प्रावधान किया कि किसी इस्टेब्लिशमेंट में अगर 50 से अधिक वर्कर्स काम कर रहे हो, है ना, अगर उनको अगर या किसी इस्टेब्लिशमेंट में कुछ 50 से वर्कर्स अधिक या फिर इनसे अधिक वर्कर्स को अगर आप ले ऑफ करते हो, तो आपको क्या है ना, सबसे पहले नोटिस देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को नोटिस देना पड़ेगा आपको, भैया आप इतने लोगों को लेड ऑफ कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर तुम अगर लेड ऑफ करते हो ना तो 50% उनके सैलरी का 50% आपको उनको पैसा देना पड़ेगा महीने। 50% सैलरी का 50% आप उनको क्या करोगे, वेजेस दोगे, और प्लस डीए के साथ, डीएनएस अलाउंसेस के साथ आप उनको पैसा दोगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, जिससे कि उनको किसी प्रकार का फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ना हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये कुछ प्रावधान लेड ऑफ के किए गए हैं, सारी चीज़ों का यहाँ पे समस्या भी है तो उसका प्रावधान भी किया गया है, जो कि ये सारे प्रावधान है। ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ ताकि आप दिमाग में चीज़ों को फिट कर पाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जाके बैच को इनरोल करो, बैच को इनरोल करने के बाद सारी चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, और नो डाउट उसमें जो डैप प्रिपरेटरी मिलेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, सारे टॉपिक्स को जो डिस्कस किए जाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आओगे, नॉलेजफुल भी नजर आओगे, जिसकी वजह से इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे आप, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो पाए, प्राइड एकेडमी का नाम भी बढ़े, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट को बिल्कुल यहाँ प्रतिबंधित किया गया है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो, ये सेक्शन 24 के अंतर्गत है ना। द एक्ट डिफाइंस द इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, दैट स्ट्राइक एंड लॉकआउट इज इलीगल फॉर इट, लाइक डिक्लेयर विदाउट अ प्रियर नोटिस ऑफ द 6 वीक, मतलब अगर 6 महीने सॉरी 6 वीक पहले ही अगर आप पहले डिक्लेयर कर दिए कि हम तो स्ट्राइक आज से ही करेंगे, वो गलत बात है। डिक्लेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी एंड कॉन्सलेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, मतलब ये नहीं कि अगर आप निर्णय लेने के बाद भी आप कर रहे हो, आपका मन कर दिया, या फिर कोई पेंडेंसी है उसके बाद भी आप कर रही है, गलत बात होती है, तो ऐसे में आप नहीं कर सकते हो। सेक्शन 24 में इसके लिए प्रावधान किया गया है कि आप इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं कर सकते हो, है ना। कंपनसेशन दिया जाएगा लेड ऑफ के केस में, मैंने आपको बता दिया है, उसका जो भी वेजेज होगा 50% उसका दिया जाएगा, प्लस डीएनएस अलाउंसेस भी उसको दिया जाएगा, ताकि उसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ना हो, है ना। अब सर आप सब कुछ बता दिए, सब कुछ क्लियर कर रहे हो कि स्ट्राइक क्या होता है, लॉकआउट क्या होता है ना, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि लेड ऑफ क्या होता है ना, घेराव क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद धरना प्रदर्शन क्या होता है, हड़ताल क्या होता है, पिकेटिंग क्या होता है, घेराव क्या होता है, सब कुछ मैंने बता दिया। ये बाई 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 वर्ड आपको याद रखना है, ऐसे पूछेंगे आप, डिफरेंस क्या है सब बताओ। अब रिट्रेचमेंट की बात है, इसकी बारी इसको समझ लेते हैं। सर लेड ऑफ की बात आप कर रहे हो, तो लेड ऑफ में ना टेम्पररी उसको हटाया जाता है, टेम्पररी कुछ समय के लिए। हमें अभी वर्कर की शॉर्टेज हो गई, हमें हमें जो है अभी कुछ पैंडेमिक चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, मान लीजिए इकोनॉमी में कोई रिसेशन चल रहा है ना, मंदी चल रही है भारत में या किसी कंट्री में मंदी चल रही है, तो फैक्ट्री में मंदी होगी, तो फैक्ट्री ने क्या किया कि 50 मजदूरों को कम कर दिया, मस्टर रोल में डाल दिया कि आप लोग कल से मत आओ, आप लोग आना 45 दिन बाद आना, 45 डेज बाद। मैक्सिमम जो लेड ऑफ कर सकते हो 45 डेज, अगर मैं ये बताऊं तो मैक्सिमम जो लेड ऑफ कर सकते हो वो 45 डेज का कर सकते हो, 45 डेज, ठीक है, 45 डेज का कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो किसी कारणवश। रिट्रेचमेंट की बात होती है, तो मैंने जो वर्कर्स को आप हटा रहे हो ना, टेम्पररी हटा रहे हो लेड ऑफ में, लेकिन रिट्रेचमेंट में क्या है ना, परमानेंट हटा रहे हो आप, परमानेंट हटा रहे हो, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। अब जैसे रिट्रेचमेंट मीन्स द टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कमैन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर
otherwise than as a punishment punishable inflicted by the disciplinary actions, but does not include voluntary retirements of the workman, and the retirements of the workmen are reaching the age of superannuation if the contracts of the employees between the employees and employer may not work, है ना, या कैंसिल हो गया। ऐसे में मतलब ये है कि अगर 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 कोई एम्प्लॉयर है, कोई मालिक है, कोई फैक्ट्री का ऑनर है ना, वो क्या करता है, किसी एम्प्लॉइज़ को निकाल देता है, निकाल देता है। निकालने की रीज़न क्या है कि मान लीजिए उससे बहुत प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, किसी प्रकार का कैलामिटीज़ हो गया है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई है, शॉर्टेज ऑफ पावर हो गया, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया ना, रिसेशन हो गया। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में क्या है कि ये वर्कर्स को परमानेंटली निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी सरकार को नोटिस देना पड़ेगा कि इतने लोग हम रिट्रेचमेंट कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें ये इस तरीके से आप जैसे मान लीजिए निकाल तो रहे हो, लेकिन आप निकालने का बहाना ये नहीं दे सकते हो कि भैया उसने अपना जो एज आप सुपर एनुएशन उसने कंप्लीट कर लिया इसलिए निकाल रहे हैं, या कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत उसको निकाल रहे हैं, नहीं, है ना। ये रीज़न नहीं होना चाहिए। रीज़न मान लीजिए निकालने का रीज़न होना चाहिए किसी प्रकार का पैंडेमिक आ गया, किसी प्रकार का डिजास्टर आ गया, कंपनी लॉस में चली गई, कंपनी गर्द में चली गई, अब उसकी उतनी इफिशियंसी नहीं रही कि वो 50 लोगों को 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए, अब महज वो 25-30 लोगों को ही दे सकती है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, रिट्रेचमेंट कर सकते हैं वो लोग, है ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और रिट्रेचमेंट का एक नियम होता है, फर्स्ट कम लास्ट गो, लास्ट कम फर्स्ट गो, सॉरी लास्ट कम फर्स्ट गो, लास्ट कम फर्स्ट गो। इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए कोई इस्टेब्लिशमेंट है, कोई फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्कर हैं जो लास्ट में आ रहे हैं, आखिरी में, मतलब 1 महीना पहले उनका वहाँ पे चयन हुआ है ना, एम्प्लॉयड हुए हैं। तो ऐसे में जो पुराना कर्मचारी उसको तो निकालना उचित नहीं है ना, वो तो अनुचित है। तो इसीलिए जो लास्ट में आया ना उसको निकालो आप, उसको निकालो आप। और आप देख रहे हो ना ऐसे सीजर से इतने लोगों को आप निकाल दिए, इतने लोगों की आवश्यकता नहीं है फैक्ट्री में, इतने लोगों का बर्डन फैक्ट्री झेल नहीं पा रही है, इतने लोगों की सैलरी से फैक्ट्री दे नहीं पा रही है, तो इतने लोग इसने कट के बाहर कर दिया, अब इतने लोग ही काम करेंगे, ठीक है। तो रीज़न ये है, ये सारी चीज़ें हैं। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो आप बता पाओगे कि लेड ऑफ और रिट्रेचमेंट के बीच में अंतर क्या होता है? मुझे लगता है कि आप बता पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ समझा दिया है, और आपको पढ़। अब जैसे मान लीजिए रिट्रेचमेंट मैंने बताया, ये सेक्शन 2O के बीच में है, इसको परमानेंटली हम किसी वर्कर को वहाँ से हटा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट से हटा सकते हैं। जो वर्कर है उनका जो टर्मिनेशन है वो किया जाता है कुछ रीज़न, कुछ कारणों की वजह से। वो कारण क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो कैलामिटीज़, डिज़ास्टर, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक वगैरह आए थे, उसमें अब क्या है कि जो एफिशिएंसी है ना, वो कम हो गई है, बहुत लोगों का बर्डन नहीं झेल सकता है कंपनी, तो उसने कुछ लोगों को निकाल दिया, है ना। और इसमें नो डाउट प्रिंसिपल क्या होता है, लास्ट कम फर्स्ट गो। लेकिन रिट्रेचमेंट करने का जो कारण होता है, जो रीज़न होता है, ये रीज़न नहीं होने चाहिए, आप इसको याद रखना है। पूछ सकते हैं आप सिंपली। वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए, सुपर एनुएशन नहीं होना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है कर्मचारी और मालिक के बीच में, अगर वो रिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में भी आप उसको बाहर नहीं करोगे, थोड़ा समय लो और उसको फिर से रिन्यू कराओ। लेकिन ये रिट्रेचमेंट का बहाना देकर के आप उसको निकाल नहीं सकते हो। अगर हेल्थ ठीक नहीं रहा तो ये भी बहाना नहीं होना चाहिए कि इसका हेल्थ सही नहीं है तो मैं इसको निकाल रहा हूँ, ये भी नहीं चलेगा यहाँ पे। डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत अगर आप निकाल रहे हो तो ये भी इसमें नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनके तहत रिट्रेचमेंट नहीं किया जाता है। रिट्रेचमेंट करने का जो रीज़न होता है, वैलिड रीज़न होता है, या तो डिजास्टर, कैलामिटीज या पेंडेमिक आ जाए तो आप ऐसी स्थिति में, या रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन हो, क्या हो, इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो बिफोर रिट्रेचमेंट आपको सरकार को, जो अप्रोप्रिएट सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा। अगर वर्कर्स हैं 50 या 50 से अधिक, तो 1 महीने पहले नोटिस देना है। ध्यान से देखिए, अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में 50 या 50 से अधिक वर्कर काम करते हैं, तो उसके मालिक को, सरकार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा 1 महीने पहले कि इतने लोगों को हम क्या कर रहे हैं, रिट्रेचमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में, किसी फैक्ट्री में 100 या 100 से अधिक वर्कर काम करते हैं, तो 3 मंथ्स आपको पहले नोटिस देने पड़ेंगे। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। प्रक्रिया जटिल इसीलिए है क्योंकि सबको एक सिक्योर लाइफ मिले, सब लोग एक सम्मानजनक जीवन जी पाए, है ना, और एक सिक्योर फाइनेंशियल लाइफ हो, है ना। लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए रिट्रेचमेंट हो गया, अगर मान लीजिए किसी वर्कर, किसी फैक्ट्री में 100 लोगों में से 15-20 लोगों का रिट्रेचमेंट हो गया, तो जैसे रिट्रेचमेंट होता है ना, तो उनको कंपनसेशन दिया जाता है, वर्कर्स को क्या दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है।
कंपनसेशन दिया जाता है। कंपनसेशन मतलब कि जो भी वर्कर है ना, अगर 20 साल काम किया तो 20 साल का जो भी उसका बनेगा तो वो तो ठीक है, दिया ही जाएगा। लेकिन 20 साल जैसे रिटायर हुआ तो 20 साल अगर काम किया तो हर साल उसको कंपनसेशन कितने दिया जाएगा, 15 दिन की सैलरी। मतलब हर साल में जो एक महीने में जो भी सैलरी पाता है, एक महीने में जो भी सैलरी पाता है उसका 15 दिन, पूरे साल का 15 दिन की सैलरी, पूरे साल का 365 दिन के 15 दिन की सैलरी उसको ऐड किया जाएगा उसकी सैलरी में। मतलब अगर कोई वर्कर 20 साल काम किया, 20 ईयर्स काम किया है तो 20 कर देंगे, 20 गुणते आप कर दी इसमें 15 और उसकी जो सैलरी है वो, ठीक है, तो वो आपको इतना पैसा, आपको मान लीजिए सैलरी उसकी 15,000 है तो 15 का ये आप कर दिया, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मेरी बात समझ, तो 15 दिन की सैलरी आपको उसको देनी है। 15 दिन की सैलरी, 15 दिन की सैलरी मान लीजिए कितना हो गया, अगर इसको ऐसे किया जाए, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, जाने का प्रयास करूँ, मान लीजिए कोई वर्कर है, एक महीने की सैलरी उसकी है 15,000, 15,000, 15,000 सैलरी है ना। तो मान लीजिए 15 दिन की सैलरी कितनी हो गई, एक महीने की सैलरी इतनी है तो 15 दिन की सैलरी कितनी होगी, मान लीजिए 5,500, 5,500 हो गया। तो 5,500 एक साल का सैलरी हो गया। 5,500 गुणते आप कर दीजिए कितना, 20 ईयर्स काम किया, साल काम किया, इतना आपको उसको पैसा देना पड़ेगा 20 साल कंपनसेशन के रूप में। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो उसको ऐड करके सब पैसा उसको दे देना है। तो आप रिट्रेंचमेंट आपका जिसका हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। अब जैसे पूछा जा सकता है एक प्रश्न कि भाई डिस्चार्ज और डिसमिसल में क्या अंतर है, डिस्चार्ज और डिसमिस कर रहे हो, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे लिखा है। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस, मतलब सर्विस से आप टर्मिनेट कर दो किसी को, अगर कोई मिसकंडक्ट करता है, मिसबिहेव करता है, या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, बहुत गलत काम करता है जिसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत अगर उसको किया जाता है तो वो डिस्चार्ज बोलते हैं, उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। डिस्चार्ज के बाद ना जो अनपेड बेनिफिट्स होते हैं ना वो एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे, अनपेड बेनिफिट्स है ना, उसको दिए जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, डिसमिस में क्या है कि वो बर्दाश्त के बाहर है, इसीलिए हमने उसको बाहर कर दिया, उस वर्कर को बाहर कर दिया, और इसमें जो अनपेड बेनिफिट्स है उसको नहीं दिया जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं जो इसको सेटल करती हैं। अगर मान लीजिए एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर के बीच में अगर बहुत सारे अगर रिश्ते ख़राब हो गए तो बहुत सारे बॉडीज़ हैं, बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं जो डिस्प्यूट सॉल्व करने की बात करते हैं। जिससे वर्क कमेटी, वर्कर कमेटी, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ द कॉन्सिलिएशन, चेयरमैन होंगे 2 या 4 मेंबर्स होते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर ट्रिब्यूनल्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। ये कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो दोनों के बीच में डिस्प्यूट को कम करती हैं। और ये कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होते हैं जो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लासेस चल रही हैं, पेड क्लासेस में ऑलरेडी चल चुकी हैं। आपको करना ये है कि जा करके उसको इनरोल करना है ताकि आप सारी सेवाओं का अच्छे से लाभ उठा पाओ, ठीक है। दोस्तों ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो वैक्यूम क्रिएट, बहुत से बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे हैं या फिर घर चले गए हैं या फिर कहीं कुछ अलग कर रहे थे बीच में, या कुछ अलग एग्जाम की तैयारी शुरू कर दिए थे। नो डाउट ये अच्छा भी था, लेकिन अभी क्या करना है कि अभी आपको सब चीज़ों को शुरू कर देना है ना? क्योंकि आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, पैनल मेंबर्स बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ही नॉलेजफुल हैं, तो उनके सामने आप बहुत नॉलेजफुल लोगो, बहुत मैच्योर लोगो, इसके लिए जरूरी है कि आप अभी से प्रिपरेशन अच्छे डायरेक्शन में शुरू कर दो। और प्रिपरेशन का मतलब ये मत सोचना कि तुम 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो, सिर्फ किताबें पढ़ रहे हो, नहीं। पर्सनालिटी पे भी प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं आपके, और पढ़ने से केवल प्रभाव नहीं पड़ता पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तब होता है जब आप बहुत सारे मुखार हो जाएं, है ना, बोलना सीख जाएं, आप चीज़ों को एक्सप्लेन करना सीख जाएं, एक्सप्लेनेटरी आप हो जाएं। आर्टिकुलेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी आप उत्तर दीजिए वो तार्किक उत्तर हो, आप चीज़ों को बारीकी से समझिए। कि अगर आपसे कोई पूछा गया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में ठीक से बताओ, क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या कमियां हैं, इसकी क्या अच्छाइयां हैं, ज़रा मुझे बताओ, क्या प्रावधान घेराव में किया गया है, या घेराव को लीगल क्यों किया गया है, इसमें क्या कुछ अलग, मतलब ये सारे जो प्रश्न होते हैं बहुत तार्किक होते हैं। तो आप इसको तभी उत्तर दे सकते हो जब आप चीज़ों को बहुत सही से पढ़े हो, इन डेप्थ पढ़े हो और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़े हो। अब वो ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स का पेपर दे के जा रहे हो, बहुत सारे फैक्ट्स को आपने लर्न कर लिया, याद कर लिया और आपका हो गया सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक होनी चाहिए और आप इन डेप्थ में करने की कोशिश करो चीज़ों, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि प्राइड एकेडमी ने अपना बैच लॉन्च कर दिया है जिसमें हम बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। हम देखेंगे कि जो यूपीएससी का लेटेस्ट ट्रेंड है, जैसे यूपीएससी सीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें बहुत से लेटेस्ट ट्रेंड में बहुत से प्रश्न अच्छे अच्छे आ रहे हैं, सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। जो मुख्य समस्याएं उसको देखेंगे, है ना, आपके इंटीग्रिटी पे कैसे काम करना है, आपको बहुत ज़्यादा एथिकल कैसे रहना है, अपने आंसर को कैसे बैलेंस करना है, सारी चीज़ें इस बैच में डिस्कस करेंगे। आप जा करके इस बैच को एनरोल कर लो और इस कोड को नहीं यूज़ करना भूलना, इससे आपको 2000 का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।